हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में अपने पढ़ते हैं पशुओं के लिए सामान्य औषधियाँ यानी कि जनरल मेडिसिन्स फॉर एनिमल्स और उनके उपयोग, यानी कि पशुओं को मुख्य रूप से कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाती है और उनके काम क्या हैं। उन चीज़ों से पहले अपने पढ़ेंगे कुछ जो प्रभाषिक शब्द हैं, यानी जिनका प्रयोग अपने एनिमल हस्बेंड्री के अंदर करते हैं मुख्य रूप से, उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट दिया हुआ है प्रतिजैविकी यानी एंटीबायोटिक्स। तो इस प्रकार के कुछ शब्द हैं जिनके बारे में आज अपने पढ़ते हैं। इसमें जो फर्स्ट दिया हुआ है वो है प्रतिजैविकी एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं और यानी कि आपको इसके अंदर इनके डेफिनेशन और जो इनके एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पर, वो चीज़ आपको बस पढ़नी है। तो इसके अंदर सबसे पहले अपने पढ़ते हैं डेफिनेशन के बारे में। तो डेफिनेशन यानी कि एंटीबायोटिक्स क्या हैं। तो जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो एक प्रकार के मर्त जीवाणु होते हैं, यानी किसी भी रोग को रोकने के लिए एक प्रकार के मर्त जीवाणु हैं जिनका प्रयोग किया है कि विभिन्न रोगों के निदान में किया जाता है। तो ये क्या होते हैं, जैसे डेफिनेशन की बात करें तो ये जो रसायन है वो फफूंदी यानी कि मोल्स और जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा प्राप्त होते हैं, यानी कि ये मर्त जीवाणु एक प्रकार से होते हैं जो अन्य सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं। उन्हें प्रतिजैविकी कहते हैं। तो यानी आपको बस इतना याद रखना है कि ये जो चीज़ है वो इम्पोर्टेंट है, यानी कि ये जीवाणु या फिर फफूंदी से मिलकर बने होते हैं, यानी कि एक प्रकार से मर्त जीवाणु होते हैं जो क्या है कि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने का काम करते हैं। यानी कि ये मुख्य जो रोग हैं, यानी किसी पशु को कोई रोग हुआ है उससे जो यानी किसी भी सूक्ष्म जीव द्वारा वो फैलते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, फंगस वगैरह हैं, किसी भी चीज़ से फैलते हैं, तो उनकी जो ग्रोथ है उसको रोकने के काम में आता है और उन जो बैक्टीरिया वगैरह हैं उनको नष्ट करने के काम में लिया जाता है। उनको प्रतिजैविकी बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स। तो इनके एग्जाम्पल ज़रूर आपको याद रखने हैं, यानी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि किन्हीं दो एंटीबायोटिक्स के नाम लिखिए। तो एक चीज़ आपको इंग्लिश में इनका नाम याद रखना है, यानी प्रतिजैविकी को एंटीबायोटिक्स कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर दिए हुए हैं, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन, ये है वो इसके एग्जाम्पल हैं। तो डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं बस। आगे सेकंड इसके अंदर दिया हुआ है जीवाणुरोधक या जीवाणु प्रतिरोधी, यानी कि इसका इंग्लिश में नाम है एंटीसेप्टिक। तो जो एंटीसेप्टिक मुख्य रूप से क्रीम वगैरह आती हैं तो वो क्या करती हैं, उनका एक ही काम होता है एंटीसेप्टिक का, जीवाणुओं की वृद्धि को रोकना। ठीक है, एंटीसेप्टिक जो भी चीज़ है उसका काम है जीवाणुओं की वृद्धि को रोकना, परंतु ये नष्ट नहीं करती है। ठीक है, बस आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है, यानी कि जीवाणु ग्रोथ कर रहे हैं, उनकी जो वृद्धि है ग्रोथ को रोक देता है, परंतु उनको मारता नहीं है, नष्ट नहीं करती। ये चीज़ आपको याद रखनी है। एग्जाम्पल हो गया इसका बोरिक एसिड, डिटोल, आयोडीन, लाल दवा। ठीक है, ये एग्जाम्पल ज़रूर याद रख लेना। जैसे कई बार पूछ लिया जाता है लाल दवा किस प्रकार के जो दवाइयाँ वगैरह काम में ली जाती हैं उनमें किस में आता है, तो लाल दवा जो है वो जीवाणु प्रतिरोधी यानी कि जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने वाले है। आगे इसमें रोगाणुनाशक या जीवाणु नाशक। तो नाशक नाम है तो इसका मतलब नाश करने वाला होता है, जो रोगाणुओं या उनके बीजाणुओं को नष्ट कर देता है, रोगाणुनाशक कहलाता है। तो जो ऊपर वाला था उसके अंदर क्या था कि वो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है, तो ये उनकी वृद्धि को रोककर उन्हें नष्ट करने के काम में आता है। इसके एग्जाम्पल है फिनोल, लाइजोल, चूना, कार्बोलिक एसिड यानी कि जिसको फिनोल बोलते हैं, फिनाइल। तो ये जो चीज़ें हैं वो रोगाणुनाशक के रूप में काम में ली जाती हैं। अगला है विरेचक या रेचक जिसको बोलते हैं, परगेटिव्स। वे औषधियाँ अथवा पदार्थ जिन्हें खिलाने पर पशुओं में दस्त होने लगते हैं, यानी पशुओं में दस्त होने के लिए जो औषधियाँ दी जाती हैं
उनको विरेचक बोलते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, दस्त करवाने के लिए, ठीक है, जो औषधियाँ काम में ली जाती हैं उनको रेचक औषधियाँ बोलते हैं। ठीक है, इनको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। हल्के रेचक यानी लेग्जेटिव जिनको बोलते हैं, तो नाम से स्पष्ट हैं, जिनको खाने से सामान्य दस्त होने लगते हैं, जैसे इसबगोल की भूसी, सीरा, हरा चारा, गंधक। ये जो चीज़ है वो 1-2 बार पूछी गई है एग्जाम्पल, कि हरा चारा है वो किस प्रकार से पशुओं को दिया जाए, तो यानी क्या हो सकता है उनसे ज़्यादा मात्रा में खा लिया जाए, या फिर मान लो हल्के रेचक के रूप में सामान्य तौर पर किसका प्रयोग किया जाता है, तो हरा चारा ज़्यादा खा लिया जाए पशु द्वारा तो हल्के रेचक हो सकते हैं। आगे है इसमें मृदु रेचक यानी कि सिंपल प्रेगेटिव्स। तो ये यानी बिना ऐंठन के खुलकर दस्त ला देते हैं। ठीक है, यानी नॉर्मल जो रेचक हैं वो हैं। एग्जाम्पल ज़रूर याद रखना, मैग्नीशियम सल्फेट पूछा गया है, अरंडी का तेल जो है वो काम में लिया जाता है। ये 2 इम्पोर्टेंट हैं, मैग्नीशियम सल्फेट और अरंडी का तेल, यानी ये मृदु रेचक के रूप में यानी सिंपल प्रेगेटिव्स के रूप में काम में लिए जाते हैं। अगला है त्रियोरेचक। तो नाम से स्पष्ट है, इनसे क्या है कि बार बार दस्त होने लगते हैं, यानी ज़्यादा मात्रा में होंगे। बेरियम क्लोराइड का इंट्रावीनस इंजेक्शन है, यानी कि मुख्य रूप से चमड़ी के नीचे का जो इंजेक्शन है, टाइप्स हैं वो है। तो ये इंजेक्शन देने से इसमें क्या है कि त्रियोरेचक के रूप में इसको काम में लिया जाता है, जिससे बार बार दस्त होने लगते हैं। अगला है इसमें उत्तेजक। उत्तेजक यानी कि स्टूमुलेंट। तो इंग्लिश में ज़रूर इनके नाम याद रखना, कई बार सीधा पूछ लिया जाता है, हिंदी में नाम आएगा। स्टिमुलेंट क्या हैं, एग्जाम्पल दीजिए। तो उत्तेजक का मतलब उत्तेजना उत्पन्न करने वाले, यानी कि जो औषधियाँ या पदार्थ जो शरीर में उत्तेजना का अनुभव कराते हैं, यानी उत्तेजना उत्पन्न होती है जिनसे, जैसे अल्कोहल है, कपूर है और कैफीन है। यानी ये चीज़ खाने से क्या है कि शरीर में उत्तेजना आ जाती है। तो यानी जो पशु बीमार वगैरह है या जिसको सर्दी वगैरह लग रही है, तो उसके अंदर इस औषधि का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। आगे है स्तंभक। स्तंभक यानी कि एस्ट्रीजेंट। तो एस्ट्रीजेंट यानी कि ये जो पदार्थ हैं, स्तंभक का मतलब यही होता है कि जिससे क्या है कि जो रक्त वगैरह है उसके अंदर जो संकुचन पैदा हो जाता है, तो वे पदार्थ जो रक्त वाहिनियों यानी श्लेष्मक झिल्ली व तंतुओं में संकुचन पैदा करके बहते हुए रक्त द्रव को बंद कर देते हैं, यानी कि रक्त का दबाव है वो कम हो जाता है, जिससे क्या है कि रक्त बहना बंद हो जाता है। उदाहरण एग्जाम्पल है टिंचर, आयोडीन, फिटकरी। ये बाह्य स्तंभक के रूप में काम में लिए जाते हैं। जैसे कोई चोट वगैरह लग गई तो उसमें खून को रोकने के लिए तो बाह्य स्तंभक के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे फिटकरी लगाते हैं तो वो रक्त है वो रुक जाता है, यानी बहता नहीं है। खड़िया यानी कि जिसे मेट बोलते हैं वो है कत्था, अफीम। और पतले दस्त को रोकने के लिए आंतरिक स्तंभक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि मुख्य रूप से जो पतले दस्त वगैरह लगते हैं तो उसके अंदर यानी कि ब्लड वगैरह को रोकने के लिए, ब्लड को रोकने के लिए इस प्रकार के जो ऊपर जो दिए गए हैं टिंचर, आयोडीन, फिटकरी वगैरह, तो इनको खिला करके आंतरिक स्तंभक को रोका जाता है, यानी कि शरीर के अंदर जो बहने वाले रक्त को है मुख्य रूप से उसके बहाव को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी दस्त के अंदर इस प्रकार के रक्त का कंट्रोल करने के लिए। तो जो स्तंभक है, एस्ट्रीजेंट है, वो यही है कि रक्त का जो दबाव है उसको कम करता है और जो बाहर निकल रहे रक्त है उसको बहने से रोकता है। तो इसमें मुख्य रूप से फिटकरी को प्रयोग में लिया जाता है या फिर टिंचर, आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज़ आप याद रख लेना, इम्पोर्टेंट है। अगला है इसमें मर्दन तेल यानी मसाजिंग ऑयल। तो मसाज करने के लिए यानी कि मालिश करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। तो यानी कि पशु को अगर सर्दी वगैरह लग रही है या फिर कहीं पर चोट लगी है तो इसके अंदर जिस तेल का प्रयोग मालिश करने के लिए काम में लिया जाता है उसको मर्दन तेल बोलते हैं।
सरसों का तेल है, तारपीन का तेल, तिल का तेल, ये काम में लिए जाते हैं, नॉर्मल सी बात है ये तो। आगे है एंटीपायरेटिक्स यानी कि जबररोधी। तो इंग्लिश में ज़रूर नाम याद रखना इसका, एंटीपायरेटिक्स। वे औषधियाँ जो जबर यानी बुखार में ताप कम करने के लिए दी जाती हैं। तो जबररोधी नाम से स्पष्ट है, जबर यानी कि बुखार होता है, बुखार को दूर करने के लिए यानी टेम्परेचर को कम करने के लिए, पशु का टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाएगा बुखार में, तो उसको कम करने के लिए जबररोधी दवाइयाँ दी जाती हैं। एग्जाम्पल ज़रूर याद रख लेना, एस्प्रिन, कुनेन, सैलिसिलिक अम्ल। ये एग्जाम्पल एक दो बार पूछा गया है कि एस्प्रिन किसका उदाहरण है, तो ये चीज़ आप याद रख लेना। आगे है कफोत्सक, एक्सपेक्टोरेंट्स यानी कि कफोत्सक, कफ उत्सर्जक, ठीक है। यानी कि जो क्या है कि ये जो पदार्थ हैं यानी कफोत्सक हैं वो फुफ्फुस नाल यानी कि फेफड़ों के अंदर उदासर्जन को बढ़ाते, पतला करते तथा उसको बाहर निकालते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब है जो कफ है, कफ यानी कि पशु के अंदर फेफड़ों में कफ बन जाता है, जिसको क्या करते हैं, इनका काम है कि उसे पतला करना, ठीक है, और उसे बाहर निकालना। तो सिंपल सी बात है, कफोत्सक का यानी एक्सपेक्टोरेंट का मतलब यही होता है, कफ को पतला करना और उसे शरीर से बाहर निकालने का काम है वो कफोत्सक यानी एक्सपेक्टोरेंट करता है। एग्जाम्पल हो गया अमोनिया यानी गैस के रूप में अमोनिया पशु को दिया जाता है। उड़नशील तेल है यानी ये दोनों चीज़ें हैं वो सुंघाई जाती हैं, तो जिससे क्या है कि वो फेफड़ों तक जाती है और जिससे वो कफ है वो पतला होकर पशु के शरीर से बाहर निकलने लगता है। तो इसको बोलते हैं कफोत्सक यानी कि कफ का उत्सर्जन होना यानी कि कफ बाहर आना। अगला है कफ रोधी, एंटी एक्सपेक्टोरेंट। कफ रोधी, कफ रोधी मतलब रोकने वाला, यानी वे औषधियाँ जो कफ फुफ्फुस नाल के उदासर्जन को कम करती है, यानी कि फुफ्फुस नाल से जो उदासर्जन होता है, कफ बाहर आता है, ठीक है। उदासर्जन यानी कि कफ बाहर जो आता है उसको कम करती है, ठीक है, उसको आने नहीं देती है बाहर की तरफ, उसको आने नहीं देती है, यानी कि वो अंदर ही पड़ा रहता है। परंतु इससे क्या है कि वो कम नहीं होता है, शरीर के अंदर ही बना रहता है, बल्कि कफोत्सक के अंदर क्या होता है कि वो पतला होकर बाहर निकलने लगता है। परंतु इसमें ऐसा नहीं होता है, वो केवल कफ को कम करने के काम में आता है। एग्जाम्पल है अफीम, बेलाडोना, ठीक है। ये दोनों एक प्रकार से उत्सर्जक जिनको बोलते हैं वो भी हैं। अगला है विषधन यानी कि एंटीडोट्स। एंटीडोट्स क्या होते हैं? एंटीडोट्स का मतलब सीधा सा है विष को हरने वाले यानी कि विष के प्रभाव को कम करने वाली औषधियाँ। यानी किसी भी पशु के अंदर किसी भी प्रकार के जहर का प्रभाव हो गया है तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं उनको बोलते हैं अपने विषधन यानी एंटीडोट्स। एग्जाम्पल है साइनाइड विष के लिए लोहर लवण, एक ही एग्जाम्पल है इसका, तो ये मुख्य रूप से आप याद रख लेना। लोहर जो लवण होता है उनका प्रयोग अपने साइनाइड विष अगर पशु ने जैसे खा लिया है, जैसे कई बार क्या होता है ज्वार की मात्रा ज़्यादा दी जाती है पशु में तो उसमें HCN होता है, तो उसका प्रभाव अगर पशु में ज़्यादा हो जाए तो लोहा लवण उसमें दिया जाता है, तो ये चीज़ आप याद रख लेना। आगे इसमें निश्चेतक, एनेस्थेटिक्स। निश्चेतक यानी कि नाम से स्पष्ट है किसी भी पशु को बेहोश करने के लिए दी जाने वाली औषधियाँ हैं, तो यानी वे शरीर को अचेतन कर देती है और इन्हें स्वेदनहारी भी कहते हैं। अचेतन यानी कि बेहोश करने के काम में जो औषधियाँ काम में आती हैं। उदाहरण है क्लोरोफॉर्म, इथर, नाइट्रस ऑक्साइड, ये जो एग्जाम्पल है इनके याद रख लेना। क्लोरोफॉर्म है वो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है इसका, यानी कि बेहोश करने एनेस्थेटिक के रूप में क्लोरोफॉर्म का प्रयोग करते हैं, ये तो आपको पता है। अगला है एंटीजाइमेटिक्स। ये हिंदी और इंग्लिश में एक ही नाम से हैं, एंटीजाइमेटिक्स। तो एंटीजाइमेटिक्स क्या होते हैं? इसका मतलब ये है कि वे पदार्थ जो किण्वन क्रिया यानी कि फर्मेंटेशन को रोकते हैं। ये पेट दर्द या आफरा में गैसों का बनना रोकने के लिए दी जाती हैं।
यानी कहने का मतलब है जो किण्वन क्रियाएं होती हैं, एंजाइमों की जो क्रिया होती है, किण्वक यानी कि एंजाइम होते हैं, तो उसकी क्रिया को रोकते हैं, जिससे क्या है कि पेट के अंदर गैसें वगैरह हैं वो नहीं बनती हैं। और जैसे अगर गैसें वगैरह ज़्यादा बन जाएगी, आफरे की शिकायत होगी तो पेट दर्द होने लगता है। तो गैसों के नए बनने यानी कि उनकी क्रिया को कम कर देता है या बिल्कुल बंद कर देता है, जिससे क्या है कि पेट के अंदर गैसें वगैरह अतिरिक्त जो गैसें हैं जो साइड इफ़ेक्ट डालती हैं वो नहीं बनती हैं, जिससे क्या है कि पेट दर्द के अंदर मदद मिलती है। और इसके एग्जांपल हैं बोरिक एसिड, फार्मेलिन। तो बोरिक एसिड जो एग्जांपल है वो इम्पोर्टेंट है, यानी बोरिक एसिड का प्रयोग एंटीजाइमेटिक्स के रूप में किया जाता है। ये एक दो बार पूछा गया है, बोरिक एसिड किस प्रकार की दवाएं हैं, यानी कि किस प्रकार के रोगों के निदान में इसका प्रयोग किया जाता है। तो बोरिक एसिड का प्रयोग मुख्य रूप से एंटीजाइमेटिक्स के रूप में किया जाता है। अगला है गैंसहर या वातसारी, कार्मिनेटिव्स। तो नाम से स्पष्ट है, गैंसहर यानी कि गैस को नष्ट करने वाली, यानी कि जो पेट के अंदर गैस वगैरह बनी हुई है उसको बाहर निकालने का काम है, यानी उसको नष्ट करने का काम है वो ये दवाइयाँ करती हैं। तो यानी ये आमाशय व आंतों में गैस का बनना कम करने व उसे बाहर निकालने, गैसों को कम करेंगी और उनको बाहर निकाल देती हैं। तो यानी कि गैसों के निर्माण को कम करना, गैसें नहीं बनेगी और जो बनी हुई है उनको बाहर निकाल देती हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है हींग, सौंफ, जीरा, मेथी, इत्थर आदि। आगे है इसमें एनाल्जेसिक्स यानी पीड़ाहारी। पीड़ाहारी नाम से स्पष्ट है, पीड़ा को हरने वाले यानी दर्द को कम करने के लिए जिन दवाओं का प्रयोग किया जाता है, तो वे पदार्थ जो स्नायु यानी नर्वस की उद्दीप्तता कम करके दर्द को कम करते हैं, इन्हें शूल शामक यानी कि एनोडिन्स भी कहते हैं। जैसे अमोनिया, कपूर आदि की लिनीमेंट यानी जो इनकी दवाइयाँ आती है बनी हुई, एस्प्रिन, भांग यानी एस्प्रिन, याद रख लेना कि एस्प्रिन का प्रयोग एनाल्जेसिक के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो एनाल्जेसिक यानी पीड़ाहारी का मतलब होता है जिससे क्या है कि शरीर में किसी भी जगह चोट वगैरह लगी है या फिर मुख्य रूप से कहीं पर दर्द वगैरह हो रहा है, तो उसको कम करने के लिए या उसको नष्ट करने के लिए, दर्द को बिल्कुल नष्ट करने के लिए या दर्द जो पीड़ा हो रही है उसको कम करने के लिए जिन दवाओं का प्रयोग किया जाता है उनको एनाल्जेसिक्स बोलते हैं। एस्प्रिन, भांग याद रख लेना। आगे है शामक यानी सेडेटिव्स। शामक यानी जो स्नायु संस्थान की अति उत्तेजना को शांत करती हैं। तो ये चीज़ आपको याद रख लेना, जो सामान्य रूप से पशुओं के अंदर स्नायु संस्थान की अति उत्तेजना को शांत करती है। यह सामान्य रूप से इसमें क्या होता है कि शूल शामक व निद्रा व दोनों औषधियाँ शामिल होती हैं। तो कहने का मतलब है जिससे पशु को मुख्य रूप से आराम मिलता है, यानी किसी भी दर्द वगैरह या फिर पशु जो उत्तेजना वगैरह में होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए जिन औषधियों का प्रयोग किया जाता है उनको सेडेटिव बोलते हैं। शामक, शामक का मतलब यही होता है कि एक प्रकार से कंट्रोल करना, ठीक है, दर्द वगैरह को या फिर जो उत्तेजना है पशु में उनको कंट्रोल करने की जो दवाइयाँ हैं उनको सेडेटिव बोलते हैं। अगला है इसमें स्वेदन मंदक या निद्रावह, नारकोटिक्स। निद्रावह का मतलब होता है जिससे क्या है कि मुख्य रूप से उदासीनता आने लगती है या फिर नींद वगैरह आने लगती हैं। जैसे ऊपर वाले यहाँ पर अपने पढ़ा था निद्रावह, जिससे क्या है कि इसका मतलब शामक का मतलब यही होता है जिससे क्या है कि आराम की स्थिति में आ जाता है पशु, तो इनके लिए ये औषधियाँ दी जाती है। अब है निद्रावह यानी कि नारकोटिक्स। इसमें क्या है कि इनके द्वारा क्या है गहरी नींद आती है, इसके साथ साथ स्वेदता यानी सेंसिबिलिटी, रक्त परिसंचरण, श्वास क्रिया में बाहरी उदासीनता आ जाती है। कहने का मतलब है रक्त परिसंचरण तंत्र व श्वास क्रिया है वो धीमे धीमे चलने लगती है, यानी पशु है जो वो आराम की स्थिति में आने लगता है। ठीक है,
एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म, इथर, भांग, क्लोरल हाइड्रेट, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो यानी निद्रा वह का यानी नारकोटिक्स का मतलब यही होता है जिससे पशु आराम की स्थिति में आने लगता है और जिससे क्या है कि गहरी नींद आने लगती है, जिसके फल ये ऐसा क्यों होता है कि इसमें क्या है कि रक्त परिसंचरण व श्वास श्वसन क्रिया जो है वो कम होने लगती है, यानी धीरे धीरे चलने लगती है, जिससे पशु है वो कंट्रोल हो जाता है और आराम की स्थिति में आ जाता है। अगला है परजीवी घन। ये पैरासिटिसाइड्स होते हैं, यानी नाम से स्पष्ट है, जो क्या है कि परजीवियों को नष्ट करने के काम में आती है। तो इसमें आपको यही याद रखना है, ये त्वचा के ऊपर के परजीवियों को नष्ट करने के काम में दी जाती है, यानी जो त्वचा के चमड़ी के ऊपर जो पैरासाइट लगे होते हैं उनको हटाने के लिए काम में ली जाती हैं, जैसे चिचड़ी वगैरह हैं। इन्हें एंटीपायरेटिक्स भी कहा इन्हें एंटी पैरासिटिसाइड भी कहा जाता है। तो इसके अंदर जो एग्जांपल है वो कॉपर सल्फेट, फिनाइल, मिथाइल पैराथियान है, जो क्या है कि त्वचा के ऊपर के जो मुख्य रूप से परजीवी हैं उनको नष्ट करने के काम में लिया जाता है, एंटी पैरासिटिक्स। आगे है इसमें गंधहारक या दुर्गंध नाशी, डिओडोरेंट जिनको बोलते हैं। तो नाम से स्पष्ट है ये तो कि यानी कि जो अरुचिकर गंध है उसको दूर करने के काम में जो लिए जाते हैं, यानी दुर्गंध को नष्ट करने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है। यानी जैसे पशुशाला वगैरह है, गोबर मूत्र वगैरह की दुर्गंध आ रही है तो उनके अंदर इनका प्रयोग छिड़काव करके कर सकते हैं। जैसे फिनाइल है, ब्लीचिंग पाउडर है, इससे क्या है कि जो अरुचिकर गंध है उसको दूर कर देते हैं। अगला है कर्मी हर। कर्मी हर का मतलब है, नाम से स्पष्ट है ये तो, कर्मी हर यानी कि कर्मियों को नष्ट करने वाले, एंथेलमेंटिक्स है। तो वे औषधियाँ या पदार्थ जो शरीर में उपस्थित परजीवियों को मुक्ति दिला देती है उन्हें कर्मी हर कहते हैं। तो हर का मतलब यानी कि हरना या नष्ट करना होता है। तो जो शरीर में उपस्थित जो परजीवी हैं उनसे मुक्ति दिलाने का काम है वो एंथेलमेटिक्स करती है। तो एग्जांपल है कॉपर सल्फेट, निकोटीन सल्फेट, फेरस सल्फेट, फिनोविस, तार पीस का तेल। फिनोविस ज़रूर याद रख लेना, ये एक दो बार पूछा भी गया है। फिनोविस यानी कि कर्मीहर के रूप में काम में लिया जाता है। तो ये कर्मीहर मुख्य रूप से इनके अलग अलग पार्ट्स दिए हैं, जैसे एक कर्मीनाशक होता है, तो जो आंतरिक परजीवियों को नष्ट करती हैं वो कर्मीनाशक होता है। एक इसके अंदर जैसे कर्मी हारक होता है, तो हारक का मतलब होता है जो आंतरिक परजीवियों या कर्मियों को मारता नहीं है परंतु शरीर से बाहर निकाल देता है, वो कर्मी हर होते हैं। यानी कि पशु शरीर के अंदर कर्मी यहाँ पर है तो उसको जीवित अवस्था में बाहर निकाल देगा, वो होता है कर्मी हारक। ठीक है, कर्मी हारक बोलते हैं उसको। तो और एक जो चीज़ होती है वो कर्मी नाशक होती है। तो कर्मीनाशक का मतलब होता है शरीर के अंदर उपस्थित जो परजीवी होते हैं उनको वहीं पर नष्ट कर देती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रख लेना। कर्मीनाशक, नाशक का मतलब नाश करने वाले यानी उनको नष्ट करने वाले, और हारक का मतलब यानी कि उनको जीवित अवस्था में शरीर से बाहर निकाल देते हैं, यानी इनको मारते नहीं हैं। अगला है इसमें वमनकारी यानी इमेटिक्स। तो वमनकारी जिनसे उल्टियाँ होने लगती है, वमन का मतलब उल्टी होती है। तो जैसे पशु ने कुछ खा लिया है तो उसे बाहर निकालने के लिए, यानी कि जहर वगैरह या कोई किसी भी अलग चीज़ खा लेने से जिससे क्या है कि उसमें साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, उनको बाहर निकालने के लिए ऐसा किया जाता है। तो ये उल्टी वगैरह करवाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो एग्जाम्पल है इसका नमक, यानी ज़्यादा मात्रा में नमक खिलाया जाता है जिससे पशु में उल्टी होने लगती है, नीला तोता, फिटकरी, जिंक सल्फेट। तो एग्जाम्पल ज़रूर याद रख लेना इनके। आगे है इसमें दाहक। दाहक क्योस्टिक्स। दाहक का मतलब जलाने वाले। तो वे औषधियाँ हैं पदार्थ जो ऊतकों को जलाकर नष्ट
कर देती हैं, वो दाहक कहलाती हैं। जैसे कॉपर सल्फेट, लाल दवा, कॉस्टिक, एल्कली, फिनॉल, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो यानी कहने का मतलब है जो मुख्य रूप से क्या करते हैं, ऊतकों को जलाकर नष्ट कर देते हैं। जैसे टैग वगैरह कई बार लगाए जाते हैं, उनमें कैस्टिक एल्कली का प्रयोग किया जाता है, यानी कि चमड़ी वगैरह को जला करके या फिर किसी भी अतिरिक्त ऊतक जो हैं उनको जलाने के काम में जो औषधियाँ ली जाती हैं उनको कैस्टिक यानी कि दाहक कहते हैं। इनमें ये चीज़ें काम में ली जाती हैं। तो ये था अपने कुछ औषधियों के बारे में कि कौन कौन सी औषधियाँ होती है और उनको मुख्य रूप से क्या कहा जाता है और किस वर्ग में ये आती हैं। जैसे अपने पढ़ा था एंटीबायोटिक्स कौन सी होती हैं, ठीक है, जीवाणुरोधी यानी एंटीसेप्टिक कौन सी होती है, रोगाणुनाशक कौन सी होती है, विरेचक क्या हैं, एंटीडोट्स क्या होते हैं। तो ये चीज़ें आपने पढ़ी थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट चीज़ भी है। जैसे एंटीपायरेटिक्स औषधि कौन सी है, नाम लिखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन इनमें पूछे जाते हैं। तो आगे इसमें यही चीज़ें हैं, जैसे अलग अलग दवाइयों का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जैसे ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसके अंदर यही चीज़ें हैं, जैसे रोगाणुनाशक औषधियाँ कौन सी है, फिनाइल दे रखा है, इसकी पहचान आपको पता होनी चाहिए कि किस प्रकार का होता है फिनाइल। आगे इसके प्रयोग विधि दे रखी है कि कितनी कितनी मात्रा में इसका प्रयोग करना है। तो ये चीज़ें बस इतनी ही इम्पोर्टेंट है। जैसे फिनाइल का आपको पता होना चाहिए, फिनाइल किस प्रकार की दवा है। जैसे यहाँ पर उपयोग दे रखा है रोगाणुनाशक, गंधहारक, पैरासिटिसाइड, तो इनके रूप में फिनाइल का प्रयोग किया जाता है। पहचान आपको पता होनी चाहिए, कलर कैसा होता है, ठीक है, जल में घोलने पर क्या होता है, इस प्रकार से। और इसकी प्रयोग विधि यानी कि अलग अलग तरीके में इनका प्रयोग कितनी मात्रा में किया जाता है, कितने प्रतिशत मात्रा इसका प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार आगे कार्बोलिक एसिड दिया हुआ है, तो इसके अंदर पहचान इसकी पता होनी चाहिए कि किस प्रकार का दिखता है, स्वाद कैसा होता है, किस में घुलता है, ये चीज़ें। उपयोग इसका पता होना चाहिए किस में किया जाता है, और प्रयोग विधि। बस इतना ही है इस लेसन के अंदर। तो ये चीज़ आप यहाँ से पढ़ लेना, और आधी चीज़ें मैंने लगभग करवा दी है। और ये जो बची हुई हैं कुछ दवाइयाँ वगैरह हैं, जैसे ये यहाँ पर स्तंभक दिया हुआ है टिंचर आयोडीन, तो ये इसमें टिंचर आयोडीन के अंदर ये टिंचर आयोडीन बनाने की जो विधि है वो इम्पोर्टेंट है। तो इसके अंदर ये चीज़ आप याद रख लेना, टिंचर आयोडीन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें से मिलकर टिंचर आयोडीन बना होता है। बस इस लेसन के अंदर इतना ही है। तो आज के लिए इतना ही है, आगे इस लेसन को कवर करेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।